घर खरीदना किसी भी व्यक्ति के लिए फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। वास्तव में जो फर्स्ट टाइम बायर है उसके लिए एक मकान खरीदना, उसकी प्लानिंग करना एक बड़ा वैसा विषय है जिसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। बजट डिसाइड करना एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। हर आदमी की इच्छा है बड़े से बड़ा एक अच्छा मकान लें, लेकिन अपना बजट एक डिसाइड करना चाहिए। क्या ये हिडन चार्जेस बताए जाते हैं कस्टमर्स को बिल्डर्स के द्वारा? इसके बारे में हमारे जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उन्हें बहुत ध्यान रखना है। एक मकान की कीमत बता दी और बाद में जब आदमी बुक कर लेता है तो ऐसे चार्जेस जिनके बारे में कस्टमर को पता नहीं होता तो कहीं ना कहीं उसका जो फाइनेंशियल बजट है वो बिगड़ जाता है। काशीपुर जैसे शहर में लोकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? आज की तारीख में काशीपुर एक ऐसा इमर्जिंग हमारा टाउन है जो आने वाले भविष्य में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हुए होम बायर्स को किन किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे पहले हमें क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखना चाहिए, क्योंकि हम घर खरीद रहे हैं, परेशानी नहीं। घर खरीदना ज़्यादा बेहतर है या रेंट पे रहना? आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपका जो रेंट है वो हर साल बढ़ता चला जाता है। आप पे आज आपको लग रहा है लेकिन आपके ऊपर प्रैक्टिकली बर्डन बढ़ता चला जाएगा। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ले या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी? आपको अपने परिवार की जरूरत देखनी है, आपका बजट देखना है। कोई चीज़ जो आपने बिल्कुल कभी ना बदली ना कभी बदलेंगे? आशीष बिल्डर्स और डेवलपर्स का जो बेस स्लोगन है वो है नींव विश्वास। हमारा मकान क्वालिटी में नंबर 1 हुआ, कहीं को कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये आशीष बिल्डर्स की एक मेन फिलॉसफी है और हमें खुशी है इससे 20 साल में हम इस पे खरे उतरे हैं। नमस्कार काशीपुर, स्वागत है आपका द घर वाली बात पे, एक पॉडकास्ट सीरीज जहां हम आज बात करेंगे रियल एस्टेट से जुड़ी बहुत सारी बातें। मैं मोहित शर्मा आज इस सीरीज में ये सब डिस्कस करूंगा। एक खरीदार जो घर खरीदना चाहता है उसके लिए क्या क्या सवाल उसके जहन में रहते हैं, वो क्या क्या सोचता है, मुझे लोन कहाँ से मिलेगा, लोकेशन कौन सी होगी और लीगल एस्पेक्ट्स क्या होंगे और भी बहुत सारी बातें। आज इस सीरीज में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड रियल एस्टेट जगत का एक जाना माना नाम, काशीपुर के निवासी और आशीष बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की गाइडिंग फोर्स श्री आशीष गुप्ता जी। आपका स्वागत है आशीष जी हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मोहित जी, आज आपने समय निकाला बात करने के लिए। हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे कैसे आशीष बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की एक रियल एस्टेट की जर्नी कैसे शुरू हुई, हम लोगों ने क्या क्या अनुभव किए और क्या आशीष बिल्डर्स एंड डेवलपर का जो एक स्लोगन है नींव विश्वास की जी, हम उसमें डिस्कस करेंगे कैसे हमारे क्षेत्र के लोगों को, हमारे आसपास के काशीपुर, जसपुर, बाजपुर और कहीं ना कहीं और आसपास के क्षेत्रों के लोग कैसे स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में अपने मकान को खरीद सकते हैं और उनके मन में आने वाले सवालों का जवाब भी आज हम लोग देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत अच्छी बात होगी काशीपुर के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड, पूरे भारत के लिए, कि हर व्यक्ति जो घर खरीदना चाहता है वो जान पाए क्या क्या बारीकियां हैं, क्या क्या वो बातें जो छुपी हुई हैं, एक आम आदमी को नहीं पता होती। आप इस इंडस्ट्री में इतने वर्षों से हैं, दशकों से हैं, तो आपकी जो ये एक जर्नी है, एक्सपीरियंस है, वो हर आम आदमी की ज़रूर काम आएगा। बिल्कुल, मैं समझता हूँ इसका फ़ायदा एक उस आम आदमी को जो आज कहीं ना कहीं पहली बार घर खरीदना चाहता है उसको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो आशीष जी शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट के पहले एपिसोड का। पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, आपने आशीष एंड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जो नींव रखी वो कब रखी, क्या आपकी जर्नी रही है और आज आप काशीपुर जो शहर है उसके लिए आपका क्या विजन है और क्या आप अपना मिशन लेके चल रहे हैं? 2004 में आशीष बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की मैंने नींव रखी जी। मैंने जब महसूस करा कि हमारा काशीपुर एक औद्योगिक शहर है लेकिन लोगों के रहने के लिए एक सुनियोजित कॉलोनी या उस तरीके का एकोमोडेशन नहीं है, तो चूंकि मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, अर्बन प्लानर हूँ, तो एक मन में भाव था कि लोगों को उचित रेट पर एक अच्छी कॉलोनी, एक बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शन के साथ अपने क्षेत्र को लोगों को दे सकें। और उस भाव के साथ हम लोगों ने 2004 में आशीष बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की प्रकाश इनक्लेव प्रकाश सिटी से एक शुरुआत की और मैं महसूस करता हूँ इस 20 साल से ज़्यादा लंबे सफ़र में हम लोग सफल हो चुके हैं और हमने इस क्षेत्र के लोगों को बहुत अच्छे मकान दिए हैं। तकरीबन कितने परिवार आज आपके इन प्रोजेक्ट्स में निवास कर रहे हैं? मेरे लगभग 2000 से ज़्यादा के परिवार आज मैं कहता हूँ संतुष्ट और खुश परिवार मेरे मकानों में रह रहे हैं और एक अच्छा लगता है। हमने वक्त के साथ साथ अपने मकानों की क्वालिटी में, प्लानिंग में और सुविधाओं में एक लगातार इम्प्रूवमेंट भी किया है।
वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। आप इतने दशकों से काम कर रहे हैं, एक ऐसा कोई चीज़ जो आपने बिल्कुल कभी ना बदली ना कभी बदलेंगे, आपका ऐसा कोई प्रिंसिपल जिस पे आप काम कर रहे हैं? देखिए, आशी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का जो बेस स्लोगन है वो है नींव विश्वास की। मकान जब व्यक्ति को पहली बार खरीदता है तो उसे चाहिए क्वालिटी। तो आशीष बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का सबसे ज़्यादा एम्फेसिस जो रहता है कि जो हमारी क्वालिटी है वो ऐसी रहनी चाहिए। यदि आप स्वयं भी मकान बनाएं, क्योंकि हम इंजीनियर हैं, हम टेक्निकल हैं और हम आपसे बेहतर मकान बनाना जानते हैं, तो ये हम विश्वास दिलाते हैं अपने जो जितने भी बायर्स हैं कि हमारा मकान क्वालिटी में नंबर 1 हुआ, कहीं को कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और ये पूरा प्रयास रहता है कि क्या कस्टमर के मन में आज एक छोटी फैमिली है या बड़ी फैमिली है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मकान बना सकें, उसे क्या सुविधाएं कम से कम उचित रेट में हम उसे दे सकते हैं। ये आशी बिल्डर्स की एक मेन फिलॉसफी है और हमें खुशी है इससे 20 साल में हम इस पर खरे उतरे। स्पीकिंग ऑफ फर्स्ट टाइम बायर, आशीष जी, घर खरीदना किसी भी व्यक्ति के लिए फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, पर वो आदमी शुरुआत कहाँ से करे, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? वास्तव में जो फर्स्ट टाइम बायर है उसके लिए एक मकान खरीदना, उसकी प्लानिंग करना एक बड़ा वैसा विषय है जिसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि यदि वो सही तरीके से प्लानिंग करता है तो अपने परिवार के लिए और अपने आने वाले भविष्य को वो सुनिश्चित करता है। जैसा जो फर्स्ट टाइम बायर है उसे सबसे पहले अपना बजट देखना चाहिए कि आखिर उसकी कितनी EMI बैठेगी, कितने रुपए का मकान वो खरीद सकता है। क्योंकि आशीष बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के पास बहुत तरीके के ऑप्शंस और अलग अलग लोकेशंस पे उपलब्ध हैं, लेकिन हर ऑप्शन में उसके लिए कौन सा ऑप्शन सूटेबल हो सकता है उसे डिसाइड करने के लिए उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका बजट एक ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो मंथली EMI है वो 30 से 40% से ज़्यादा ना हो, जिससे अपने परिवार की बाकी ज़रूरतों को भी पूरा कर सके और अपनी जो EMI है उसे भी समय पे दे सके। एक अच्छी बात है कि इस समय बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, 7.25 7.5% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सोचता हूँ ये एक बहुत राइट टाइम है उन्हें लोगों को अपने मकान की प्लानिंग करने के लिए। उन्हें एक बात का और ध्यान रखना है कि अपनी लॉन्ग EMI वो बनाने की सोचें जिससे उनकी EMI कम रहे। साथ में उन्हें डिसाइड करना होगा अपने बजट में कि उसका डाउन पेमेंट कितना है जी, क्योंकि डाउन पेमेंट एक साथ बैंक का लोन लेने के लिए उन्हें देना होता है जी। तो जनरली छोटे मकान में 10%, बीच में 15 या 20%, तो 10 से 20% का एक डाउन पेमेंट जो उन्हें एक मुश्त पहले देना होता है, उसके बारे में प्लानिंग करनी चाहिए। यदि आप सोच रहे हैं कि आज आप मकान लेना चाहते हैं साल भर बाद, 6 महीने बाद, तो उसके लिए आज ही से आपको अपनी डाउन पेमेंट के लिए अपनी बचत करनी चाहिए। और बचत डालने की आदत से एक अच्छा रहता, आने वाले समय में जो मकान खरीदते हैं उसकी EMI देने के लिए भी आपकी एक आदत बनी रहती है। और मैं कहता हूँ जो लोग किराए पर रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, वो यदि कैलकुलेशन लगाएं कि आज की तारीख में EMI और किराया कितना देना होता है, तो उससे भी उनकी बजट की प्लानिंग में फ़ायदा मिल सकता है। और ये भी सोचना चाहिए कि आदमी की जो पॉकेट है वो कितना अलाउ कर रही है जी, किस लोकेशन पे उसे रहना उचित है, कितना बड़ा घर उसे चाहिए। अपनी चादर से ज़्यादा पैर ना पसारें, जितनी आपका बजट अलाउ करे उस हिसाब से उस लोकेशन में यदि आप मकान चुनते हैं तो समझता हूँ कि आप स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे और अपने परिवार के साथ आनंदपूर्ण जीवन जीतेंगे। सर, इसमें लोकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? उसको शहर में लेना चाहिए कि बाहर लेना चाहिए? देखिए, आज की तारीख में तो मैं समझता हूँ कि शहर के अंदर तो आदमी को मकान अच्छे नहीं मिल सकते क्योंकि कहीं ना कहीं शहर कंजेस्टेड हो चुके हैं। तो शहर के आउटर में तो लेना है, उसे ये देखना है कि जो उसका वर्किंग प्लेस है वो उस मकान से कितनी दूर है, उस कॉलोनी से कितनी दूर है जी, जिससे उसका वो समय भी कम लगे। तो उस चीज़ में उसे बैलेंसिंग करनी है कि उसका घर भी ज़्यादा दूर ना हो और उसके बजट में भी वो मकान आए जी। क्योंकि एक पीसफुल एनवायरनमेंट आज हमारे प्रोजेक्टों में सारी सुविधाएं उनके हिसाब से हम लोगों ने डिजाइन करी है और हर आय के वर्ग के हिसाब से हम लोग मकान आज बनाकर दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अपने बजट के हिसाब से अपने प्रोजेक्टों को स्टडी करें और उचित निर्णय लें। बजट डिसाइड करना एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, और एक होम बायर अपना बजट कैसे डिसाइड करे? ये बात सही है, हर आदमी की इच्छा है बड़े से बड़ा एक अच्छा मकान लें जी, लेकिन अपना बजट एक डिसाइड करना चाहिए। और बजट डिसाइड करते समय हमें देखना है कि हमारी इनकम कितनी है। और क्योंकि बजट डिसाइड करते समय 2 बातें मेन हैं, पहला डाउन पेमेंट
जो कि 10 से 15-20% हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कीमत ऑफ दैट प्रॉपर्टी। और दूसरा EMI जो हम हर महीने मकान की लोन की किस्त के रूप में देने वाले हैं। तो हमें अपना मकान खरीदने से पहले हमेशा डिसाइड करना है इन दो बातों पर। डाउन पेमेंट हम कितना, मान लीजिए हमने एक कीमत का मकान डिसाइड करा तो उसकी 10% या 15% जो हमें डाउन पेमेंट देना है, क्या आज हमारे पास है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो आने वाली किस्तें EMI की हम लोग देने वाले हैं उसके बारे में भी हमें डिसाइड करना है, जिसमें हमें जोड़ना चाहिए कि आज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम है। यदि 30 लाख का हम लोन लेते हैं और 30 साल का ही हम टेन्योर करते हैं तो करीब करीब जनरली आपका 20 से 21 हज़ार रुपये महीने की किस्त 30 लाख के लोन में आती है जी। तो जिसमें आप अपने आज की तारीख में जो मकान का किराया दे रहे हैं उसे उसमें से डिडक्ट करें। और हमें ये भी सोच के चलना है कि आने वाले 5 साल में जो हमारी इनकम है, हमारी सैलरी है, वो तो बढ़ेगी। जो मकान की किस्त है वो जनरली आपकी फिक्स रहती है, हमारा रेंट भी बढ़ने वाला है। तो इस बेसिस पर हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि आज हम अपनी फैमिली की ज़रूरतों को कम करके हम EMI थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन आने वाले 5 साल बाद हमारी जो आज की EMI है वो हमारी सरल हो जाएगी। इस हिसाब से हम लोग मकान को लेने की प्लानिंग कर सकते हैं और बजट डिसाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंसेस की, बिकॉज एक लोन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है एक होम बायर के लिए। और ऐसी वो क्या क्या बातें हैं जो उसको पता होनी चाहिए जब वो एक लोन अप्लाई करने जाए, और कैसे वो होगा? देखिए, मकान खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए लोन लेना एक बहुत मेजर पार्ट है जी। तो आज के समय में बैंकों ने लोन बहुत आसान करे हैं और ये अच्छी बात है कि सरकार के द्वारा लोन बहुत आसानी से और एलिजिबल कस्टमर्स को दिए जा रहे हैं। लेकिन जो हमारा कस्टमर है उसे डिसाइड करना होगा, उससे पहले तय करना होगा कि 2 तरीके के लोन मार्केट में उपलब्ध है, फिक्स लोन और फ्लोटिंग लोन। फिक्स लोन उसकी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को तो करते हैं, लेकिन आज की तारीख में जनरली जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही होता जा रहा है, मेरी रिकमेंडेशन है उसे फ्लोटिंग रेट पे जाना चाहिए। और उसे ये देखना चाहिए कि जो जनरली नेशनलाइज बैंक है, जो अच्छे बैंक हैं, उन्हीं से वो लोन ले, जिससे आने वाले समय में उसे कोई बैंक की तरफ से हिडन चार्जेस ना पड़ जाए। लोन लेते समय हमें ये भी देखना चाहिए कि बैंक के द्वारा कोई अदर चार्जेस तो नहीं लिए जा रहे हैं, कोई उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। और साथ में हमें उसका बिल्डर्स के साथ टाई अप यदि बैंक का है तो आपके बहुत से चार्जेस, जैसे जिसमें आपकी NEC का चार्ज है या वैल्यूएशन का चार्ज है, उसका खर्चा कस्टमर पे नहीं आता है। तो इस बेस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। साथ में हमें ये भी डिसाइड करना है कि जो हमारी फाइनेंशियल पावर है, हम कितना फाइनेंस अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बेस पे हमारा लोन का टेन्योर क्या होना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि लोन का जो टेन्योर है यदि कम होगा तो हम पे इंटरेस्ट रेट कम पड़ेगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि हम लोन का जो टेन्योर है जितना लंबा करेंगे, कहीं ना कहीं हम लोग जो इन्फ्लेशन है, हम मान लीजिए आज हमें यदि एलिजिबिलिटी है, मैंने यंग एज में मकान लिया है और मैं 30 साल का उसे टेन्योर रखता हूँ, तो आज जो मेरी किस्त है वो बहुत कम होने वाली है, जो कि मेरी अफोर्डेबिलिटी में आ जाएगी। तो मैं आज अपनी ज़रूरत के हिसाब से बड़ा घर ले सकता हूँ, क्योंकि आने वाले 5 साल में मेरी सैलरी भी बढ़ेगी और जो इन्फ्लेशन होगा तो उसके कारण जो हमारी मकान की किस्त आज मुझे ज़्यादा लग रही है, 5 साल बाद वो किस्त मुझे कम लगने लगेगी जी। तो इस हिसाब से इस बातों को ध्यान में रखते हुए हमें जो लोन का टेन्योर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा रखना चाहिए। और ये भी देखना, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रोसेसिंग चार्ज क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और ये जो डिपेंड करेगा आपकी सिविल स्कोर पर। आप जनरली मैंने देखा है जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसके पेमेंट में कहीं डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, छोटी छोटी पेमेंटें होती हैं, इसे अपना पहले से तय करके रखें कि आपका जो सिविल स्कोर है वो अच्छा रहे, कि जितना ज़्यादा सिविल स्कोर अच्छा होगा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उतना कम मिलने वाला है। तो हमें अपने आम जीवन में बैंकों के साथ डील करते हुए अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन, आजकल एक शब्द चलता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कि हम समय पे कितना, यदि हमने कोई छोटा लोन 10, 20, 50 हज़ार का भी लिया है, समय पे चुकाएं, तो उससे आने वाले समय में आपकी सिविल भी अच्छी रहेगी और बैंक भी आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ज़्यादा सुविधाओं के साथ मकान दे पाएगा, मतलब लोन दे पाएगा। साथ में हम लोग देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन, जनरली सैलरी जो क्लास है उसे अपनी सैलरी स्लिप, अपना जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, अपने पैन कार्ड है
और 3 साल की रिटर्न जनरली बैंक के द्वारा रिक्वायरमेंट होती हैं। तो 3 साल का अपना रिटर्न और अपनी पे स्लिप हम लोग को रेडी रखनी चाहिए। और ये आजकल सब डिजिटल है, हमें ऑनलाइन सब चीज़ भेजना है, इन चीज़ों को तैयार करें। लोन प्रोसेस बहुत आसान है, बैंक तैयार है। अच्छे मकान और आशी बिल्डर में तो खास बात है, हमारा जो लोन एग्जीक्यूटिव है आपको सब चीज़ों की गाइड करेगा और एक लोन प्रोसेस को जो बेस्ट लोन आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल सकता है, उसके लिए भी हम लोग आपको हेल्प करेंगे। और हाँ, जैसा मैंने पहले भी कहा, बाकी अदर हिडन चार्जेस बहुत से बिल्डर्स के या जनरली रहते हैं मकान की कीमत के अलावा, उसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस, आने वाले समय की मेंटेनेंस, आपकी इंटीरियर्स, उनके बारे में भी आपको बजट रखना चाहिए। सर, आपने जो ये बताया हिडन चार्जेस, क्या ये हिडन चार्जेस बताए जाते हैं कस्टमर्स को बिल्डर्स के द्वारा? देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है कि इसके बारे में हमारे जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं इन्हें बहुत ध्यान रखना है। एक मकान की कीमत बता दी और बाद में जब आदमी बुक कर लेता है तो ऐसे चार्जेस जिनके बारे में कस्टमर को पता नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उसका जो फाइनेंशियल बजट है वो बिगड़ जाता है। हम बात करें जैसे रजिस्ट्रेशन चार्ज है, आज जो आपकी मकान की कीमत है उसका 5% रजिस्ट्रेशन चार्ज है, उसके बाद लीगल चार्जेस हैं। ऐसी लोन लेते समय लोन की आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पूछ लिया, साथ में उसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है। यदि बिल्डर का और बैंक का एक टाई अप नहीं है तो आपके पास आने वाले वैल्यूएशन चार्जेस, NEC चार्जेस, ऐसी रजिस्ट्री के बाद जो मेंटेनेंस आपके चार्जेस के रूप में बिल्डर्स चार्ज कर लेते हैं। और कुछ बिल्डर्स के द्वारा अनेक तरीके के चार्जेस आपके ऊपर लगाए जाते हैं। अगर वो आपको शुरू में नहीं बताए गए हैं तो आने वाले समय में आपको एक फाइनेंशियल बर्डन देते हैं। तो मेरा एक मानना है कि हमारे जो बायर्स हैं उन्हें बहुत क्लियरिटी के साथ बिल्डर से कोई हिडन चार्जेस और बैंक के साथ बात करते हुए उसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए, रिटन में लेना चाहिए कि इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है। क्योंकि आप एक बहुत टाइट बजट में मकान लेते हैं, मकान लेने का जो सपना है पूरे जीवन का है। आदमी चाहता है कि अपने जो संसाधन, जो पैसा उसके पास उपलब्ध है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मकान ले सके। तो हमें बहुत क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि मकान लेने के बाद आपको उसमें कहीं ना कहीं इंटीरियर्स में, उसके जो डेकोरेशन में भी आपको पैसा लगता है, उसका बजट भी आपको कहीं ना कहीं रखना होगा। और एक अच्छी बात है, आशी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो कि 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि जो ये अतिरिक्त चार्जेस हैं उन्हें मिनिमाइज रखें। और जब हमारा कस्टमर आए उसे पहले दिन ही उनके बारे में उसे पूरा बताएं और कोशिश करें कि बैंक के द्वारा लोन कराने में भी उसकी ऐसी हेल्प करें कि उसके साथ कोई भी हिडन चार्जेस ना रहें, जिससे आने वाले भविष्य में उसका हमारा रिलेशनशिप तो अच्छा रहेगा ही और उसका परिवार भी आनंद से रह सके। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, कौन सी लोकेशन और कहाँ प्रॉपर्टी खरीदें। हमने अपनी पॉकेट देख ली, अपना बजट देख लिया, अब लेकिन कौन सा घर और कहाँ, जी, ये डिसाइड करना भी एक मन के लिए, एक व्यक्ति के लिए एक बड़ी चीज़ है। क्यों? बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ लें वहाँ लें। तो क्या हमें चीज़ें फैक्टर डिसाइड में करनी है, जी, तो इसके बारे में पहले हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। मुझे मकान क्यों लेना है? अपने रहने के लिए, अपने या इन्वेस्टमेंट के लिए, या मैंने आने वाली पीढ़ी के लिए? तो हमें पहले अपने डिसाइड करा कि मकान लेना क्यों चाहते हैं। हमारी फैमिली का साइज क्या है, मेरे साथ मेरे कितने बच्चे रहने वाले हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, तो आखिर मेरा बजट इतना है और मुझे इतना एरिया की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, तो उस बेसिस पे मकान का साइज डिसाइड करें। और फिर लोकेशन, यदि मेरे छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों के लिए क्या ट्यूशन वहाँ मिलेगी, स्कूल वहाँ पास में होगा, क्या हॉस्पिटल पास में होगा, मेरी पत्नी के लिए क्या जो नेबरहुड शॉपिंग है वो पास में है। तो हमें डिसाइड करना है मकान के साइज में, हमें डिसाइड करना है उस कॉलोनी की लोकेशन में। तो हम इन सब फैक्टर्स को डिसाइड में करते हुए अपना बजट और फाइनेंस के हिसाब से यदि हम डिसाइड करते हैं तो हमें एक उचित जगह और मकान हम ले सकते हैं। क्योंकि यदि हम सोच रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट खाली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, जी, लेकिन मेरा मानना यह है कि आदमी जो मकान लेता है वो हम अपने यदि सेल्फ यूज़ के लिए भी ले रहे हैं तो हमें मकान एक ऐसी जगह लेना चाहिए, क्योंकि जो एक हाउस है वो आपके घर के लिए खाली एकोमोडेशन, एक जो शांत और एक वातावरण ही नहीं देता है, आपको फ्यूचर सिक्योरिटी भी देता है, जी, कि आप किराए के मकान में रह रहे हैं, हर महीने आप किराया तो दे रहे हैं, कल यदि कोई बात हो जाती है तो आपका कम से कम मकान आपके परिवार को
एक सुरक्षित छत देता है। तो इसीलिए हम लोग इस तरीके से सोचें कि मकान हमारी ज़रूरतों को तो पूरा करे ही करे, मेरे आने वाले बच्चों को, मेरे आने वाले समय में मकान मेरी किसी भी फाइनेंशियल नीड को भी पूरा करे। तो मैं तो कहता हूँ आशिक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तो एक टैगलाइन है कि यदि मकान का रेट गिरता है तो हम, और रेट बढ़ता है तो आप। अर्थात आप यदि मकान लेते हैं तो आपकी सुविधाएं, आपको जो लोकेशन एडवांटेज है वो तो मिलना ही मिलना है, लेकिन आने वाले समय में आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलेगी। तो मैं तो कहता हूं कि आप लोग आज की तारीख में जो हमारे बायर्स हैं, डिसाइड करें, रिसर्च करें कौन सा बिल्डर है, किसका बैंकों से टाई अप है, कौन सी लोकेशन है, ये सब चीज़ों समझकर आप बेटर हाउस खरीद सकते हैं। सर मैं यही पूछ रहा था कि इसमें बिल्डर का रेपुटेशन कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, मकान खरीदने में तो बिल्डर का रेपुटेशन एक बहुत मैटर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बहुत महसूस करा, जो एनसीआर के रीजन में बहुत से बायर्स आते हैं, बहुत डरे सहमे होते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं उस तरह का भय रहता है कि 10 साल पहले मकान लिया, आज भी ईएमआई दे रहा हूँ, लेकिन मकान कब मिलेगा ये भी मुझे गारंटी नहीं है। और कुछ लोग किसी बिल्डर के यहाँ मकान ले लिया, मकान लेते ही उसमें लीकेज आ गई, आपका प्लास्टर झड़ने लगा, मकान की क्वालिटी नहीं है, तो आपके मकान का भी अप्रिसिएशन नहीं होगा। क्योंकि यदि अच्छा बिल्डर है, उसकी रेपुटेशन है, उसकी डिलीवरी ऑन टाइम है, तो ये विश्वास रखिए कि वो बिल्डर आपका भी ख्याल रखने वाला है और उसकी ग्रोथ के साथ साथ आपकी भी ग्रोथ होगी। तो ये हमेशा हमें रिसर्च करनी चाहिए, उसकी बैक हिस्ट्री देखें, उसके जो बेचे हुए मकान हैं उनमें रहने वाले लोगों से बात करें, आखिर उनका उस बिल्डर के प्रति क्या परसेप्शन है। यदि उसके पुराने 5-10 साल 2 साल पहले लेने वाले ग्राहक संतुष्ट हैं और खुश हैं, तो आंख मूंद कर आप उस बिल्डर के साथ जा सकते हैं। ये भी डिसाइड करना आजकल तो रह रहा है, आपका वो मकान का जो कॉलोनी का नक्शा है वो प्राधिकरण से अप्रूव है, रेरा में उसका रजिस्ट्रेशन है, आपका किन किन बैंकों के साथ टाई अप है। क्योंकि यदि बैंक के साथ उस बिल्डर का टाई अप है तो आज की तारीख में बैंक भी जो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं सर्च कर लेते हैं, और ये उम्मीद रहती है कि आपके सामने साथ आने वाले समय में कुछ चीटिंग नहीं होगी। तो मतलब बैंक ने अगर अप्रूव किया है तो वो एक सेफ गार्ड है कि घर आपका सुरक्षित है, क्योंकि आपकी एनईसी, बिल्डर की एनईसी, बिल्डर की रेपुटेशन, उन सब चीज़ों को भी जो नेशनलाइज्ड बैंक है, जो बड़े बैंक है, वो थोरोली उसे स्टडी कर लेते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दी है आपने हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। यस, कि बैंकों के साथ टाई अप होना बिल्डर्स का बहुत जरूरी है। आशीष जी, लोकेशन की बात करते हैं तो काशीपुर जैसे शहर में लोकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? 2 बातें हैं मोहित जी। पहले तो मैं बताऊंगा आपके क्वेश्चन का आंसर 2 बातों में। काशीपुर क्यों? आज की तारीख में काशीपुर एक ऐसा इमर्जिंग हमारा टाउनशिप है, टाउन है, जो आने वाले भविष्य में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। सबसे बड़ी काशीपुर का लोकेशन एडवांटेज, ये दिल्ली से बहुत नज़दीक है, और जो नई कनेक्टिविटी दिल्ली से 4 लेन की जुड़ने वाली है, उससे काशीपुर की दिल्ली से दूरी मात्र 2.5 से 3 घंटे होने वाली है। साथ में जो कॉर्बेट, वो भी आधे से 1 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। तो आने वाले समय में काशीपुर में काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन होने की उम्मीद है। और ख़ास बात क्या है, यदि हम रुद्रपुर, हल्द्वानी और उत्तराखंड के और भी शहरों से कंपेरिजन करें तो काशीपुर की एक अच्छी प्रॉपर्टी, जो कि हमारे एक बहुत अच्छे टाउनशिप में है और शहरों के मुकाबले काफ़ी सस्ती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ आज कम है उसमें आपका परसेंटेज गेन होने का चांसेस ज़्यादा है जी। तो पहले तो क्योंकि काशीपुर में आज सितकुल है, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आ रही हैं, इसके अलावा आईएम होने के कारण, और मुझे जैसा लग रहा है कि हमारा ये 4 लेन की कनेक्टिविटी होने के बाद, और जो हमारे आसपास काफ़ी टूरिस्ट स्टेशंस और बड़े सारे 5 स्टार्स होटल विद इन 30-40 किलोमीटर की रेंज में आ रहे हैं, तो आने वाले समय में काशीपुर में यदि कोई इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। यही बात काशीपुर। फिर काशीपुर में यदि हम लोकेशन की एडवांटेज करें तो जो हमारा फर्स्ट टाइम बायर है वो कैसे चुने कि आखिर काशीपुर में मैं कैसे, किस लोकेशन में मकान लूँ। उसके लिए उसे चुनना होगा कि जो उसका वर्क है, आखिर वर्किंग स्पेस कहाँ है, वो कहाँ काम करता है, उसकी वहाँ से डिस्टेंस क्या है, उसे देखना चाहिए। उसे कम से कम आसानी से वहाँ पहुँच सके, रास्ते में जाम ना मिले। उसके बच्चों का स्कूल नियर बाई होना चाहिए, उसका शॉपिंग जो मार्केट का प्लेस है वो पास में हो। तो कुछ चीज़ों को यदि वो डिसाइड करता है तो उसके लिए लोकेशन एडवांटेज अच्छा हो सकता है। यदि उसके साथ ओल्ड एज पेरेंट्स हैं तो अस्पताल उसके नज़दीक हो,
भाई जैसे छोटे बच्चे हो तो स्कूल हो, तो इसके बेसिस पर उसे लोकेशन देखनी चाहिए। साथ में ये भी देखना चाहिए कि किस लोकेशन पे उसका अप्रिसिएशन ज़्यादा है। यदि कहीं कोई नई रोड आ रही है, उसके पास में बड़ा मॉल आ रहा है, कोई नई एक्टिविटीज़ वहाँ पे शुरू हो रही है, नया इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप हो रही है, तो वहाँ पर उसका अप्रिसिएशन होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो इन बेसिस पे यदि हम लोकेशन डिसाइड करेंगे तो मैं समझता हूँ हमें ज़्यादा फायदा रहने वाला है। सर बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हुए होम बायर्स को किन किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे पहले हमें क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखना चाहिए, क्योंकि हम घर खरीद रहे हैं, परेशानी नहीं। इस घर में जो आज आप घर खरीदेंगे, इसमें आने वाली आपकी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी रहने वाली है। तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए परफेक्ट हो। उसमें जो आपकी फिनिशिंग के मटेरियल्स हैं, टाइल्स हैं, आपकी टैप्स हैं, स्विचेज हैं, वो किस कंपनी के, किस ब्रांड के लग रहे हैं, उनकी क्या गारंटी है। जैसे आज अच्छी कंपनियों के स्विचेज में 7 से लेकर 10 साल की गारंटी आती है जी। क्या वो बिल्डर आपको पास ऑन कर रहा है? जैसे टैप्स है, कौन से ब्रांड की लगा रहे हैं, उसमें भी 5 से लेकर 7 साल की गारंटी आती है। और उन कंपनीज के जो सर्विस वाले हैं वो भी उनकी लगातार सर्विस देते हैं। तो किस ब्रांड का आखिर उसमें इस तरीके की फैसिलिटीज हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए जी। और साथ में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उस बिल्डर की रेपुटेशन क्या है। जिस बिल्डर के आप मकान में लेने वाले हैं उसके पास क्या टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, क्या अनुभव है, उसके पिछले प्रोजेक्ट्स में रहने वाले लोगों का क्या अनुभव है। क्योंकि यदि आज आपने मकान लिया, 2 साल बाद उसमें लीकेज आ गई, फर्श बैठ गया, आपकी दीवारों में क्रैक आ गए, तो कहीं ना कहीं आपको एक जो मेंटल ट्रॉमा होता है वो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि एक मकान खरीदने में आप कहीं ना कहीं जीवन भर की कमाई लगाते हैं। आप मकान खरीदते हैं तो आपका जो परिवार है वो चाहता है कि आने वाले समय में वो खुश रहे, और इसी मकान में यदि लीकेज हो जाए, बिल्डर आपकी बात को ध्यान ना दे, तो कहीं ना कहीं आप और आपका परिवार जो एक फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी में और परेशानी में आता है, तो उससे बचने के लिए बिल्डर्स की रेपुटेशन को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे आशी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो हमारा IBD ग्रुप है, हम अपने हर कस्टमर को 5 साल की गारंटी उसके मकान में देते हैं। कोई भी परेशानी आने में हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसके मकान की रिपेयरिंग हो या उसे कोई भी कहीं से कहीं परेशानी हो, क्यों, हमारा एक ही मोटो है, हम आपको मकान देते हैं, परेशानी नहीं। सर ये तो वही बात हुई जो आपने बोला ना, फाउंडेशन जो आपका टैगलाइन है, नींव विश्वास की। तो जो आप मतलब मेरे लिए तो ये बहुत एक आश्चर्य की बात है कि भाई आप मकान बेच रहे हैं और 5 साल की गारंटी दे रहे हैं। कोई बिल्डर मैंने तो नहीं सुना कोई इस प्रकार का एक कमिटमेंट देता है। इससे पता चलता है कि आप किस क्वालिटी की प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। जब मैंने 2004 में मकान बनाने शुरू करे तो मैंने ये महसूस करा कि मकान बनाने में, क्योंकि एक लेबर का वर्क है, कोई ना कोई कमी रह जाती है। यदि मैं उस मकान को बनाने के बाद उस कस्टमर के बारे में ध्यान नहीं दूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे स्टाफ में लापरवाही आ जाएगी कि वो यार मकान तो बहुत सारे बन रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ये क्या फ़र्क पड़ता है एक ऐसी महत्वपूर्ण बात है जो कि उस कस्टमर के लिए, हम भले ही 100 मकान आज बना रहे हों एक दिन में या एक साल में, उसके लिए वो एक मकान है, उसे फ़र्क पड़ता है। तो हमने अगर आज आपने आपको मकान दिया है कि आने वाले 5 साल में कोई भी परेशानी आएगी और तो हम उसे रिपेयर करेंगे, तो एक स्टाफ पर, जो मेरे ठेकेदार हैं, वर्कर्स हैं, उन पे भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि यदि हमने आज लापरवाही करी तो कल हमें जाकर हमें ही सही करना है। तो इसलिए वो लोग भी इम्प्रूव करते हैं और हम लोगों को जो कस्टमर का फीडबैक, उनके मकानों में यदि कोई कमी आई है, हमें उस मकानों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हमेशा मदद करता है। तो आशी बिल्डर तो आज जाना ही इसीलिए जाता है कि आज हमारे जो सेटिस्फाइड कस्टमर हैं कि उन्हें आज 5-5 साल बाद भी हमारी गाइडेंस और उनके मकान में कोई परेशानी ना हो, हम ये सुनिश्चित करते हैं। और इसीलिए मकान भी हमारे लगातार बहुत अच्छे और बेटर क्वालिटी के बनते जा रहे हैं। तो इस तरह से वो तकरीबन आपके वो जो हज़ारों परिवार है वही आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। मैं तो कहता ही हूँ कि वही लोग आजकल जो मेरे पुराने कस्टमर्स हैं या जो मेरे प्रोजेक्टों में रेंट पर रहते हैं, वो 1 साल 2 साल 3 साल रहने के बाद वो ये ही सोचते हैं कि यदि हम मकान लेना है तो आशी बिल्डर के साथ लेना है। कि मकान में रहने के बाद उसकी क्वालिटीज़, उसका डिजाइनिंग, उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, आदमी को लगता है ये मकान बिल्डर ने ये महसूस करके बनाया है कि उस मकान में रहने वाले को पूरी फैसिलिटीज़ मिले और उसे कोई परेशानी ना।
एक बहुत कॉमन सवाल, घर खरीदना ज़्यादा बेहतर है या रेंट पे रहना, और काशीपुर के नज़रिए से क्या बेहतर है? बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आपने पूछा। मेरे जितने बायर्स आते हैं, मेरे जितने परिचितों ने, हमेशा इस बात पे मैं डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि काशीपुर की प्रॉपर्टी बहुत अफोर्डेबल है जी। और मुझे लगता है कि यहाँ के जो बिल्डर्स हैं या आशी बिल्डर्स यदि पार्टिकुलर बात करें तो एक बहुत उचित रेट पर आपको उचित प्रॉपर्टी देते हैं। तो यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपका जो रेंट है वो हर साल बढ़ता चला जाता है। आप पे आज आपको लग रहा है, लेकिन आपके ऊपर प्रैक्टिकली बर्डन बढ़ता चला जाएगा। यदि आप आज ही मकान खरीदते हैं तो आपको आज EMI तो देनी पड़ेगी। आपको शुरू में लगेगा कि आपकी जो EMI है ये तो रेंट से ज़्यादा है, आपको फाइनेंशियल बर्डन भी आएगा। लेकिन यदि लॉन्ग टर्म में आप सोचें तो आपका जो किराया है वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ना है। अगर इस साल आपका 10,000 है तो अगले साल 11,000 हो, उसके अगले साल 12,000 हो, लेकिन EMI आपकी फिक्स रहती है। यदि आपने एक 40 लाख का मकान लिया है, 30 लाख का लोन लिया है, तो आपकी किस्त जो है 20-21,000 या 22,000 की है तो वो उतनी रहने वाली है। आप उस 20 साल बढ़ने के बाद होने वाले एप्रिसिएशन को, जो मकान आज आपने 40 लाख का लिया है, होता वो 10 साल बाद 80 लाख का हो, 90 लाख का हो, तो आप उस पैसे को EMI में देने के साथ साथ एक अपनी फैमिली के लिए एसेट भी क्रिएट करते हैं, सिक्योरिटी भी देते हैं। तो मेरा हमेशा मानना है कि हमें हमेशा देखना चाहिए, यदि हमारी फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी है और EMI दे सकते हैं तो अपना रेंट, EMI और फ्यूचर पर्सपेक्ट्स को ध्यान में रख के हमें मकान को खरीदना चाहिए। एक गलती हमारे कस्टमर जनरली मैंने देखा लोग करते हैं, मुझे मकान खरीदना है बड़ा, यदि मुझे 1 करोड़ का मकान खरीदना है और मेरी अफोर्डेबिलिटी आज 40 लाख की है, तो मैं अपने आप को तैयार करूंगा कि जब मैं 1 करोड़ का मकान लेने लायक हूँगा तब मैं जाऊंगा। तो मेरा कहना है आज खरीदें, भले ही छोटा खरीदें। अपना जो आप किराया दे रहे हैं उसे सेव करें। अपनी आप 5 साल बाद जो आपने 40 लाख का मकान खरीदा है वो तब 5 साल बाद तो 70 लाख का हो, तब आप उसे बेचकर आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, और इतने समय में आप जो EMI देंगे उसके रूप में एक डाउन पेमेंट के रूप में आप बहुत सारा पैसा सेव कर लेंगे। आप कल बेचकर उसे बड़ा मकान ले सकते हैं। लेकिन आज डिसाइड कर, जितना जिंदगी में अर्ली स्टेज पर आप मकान डिसाइड करते हैं, आने वाले समय में आपकी ज़रूरतों को, आपकी इच्छा पूरी करने में वो सहायक सिद्ध होगा। आशीष जी, होम बायर के मन में एक डिलेमा होता है कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ले या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, आप क्या उस पर सलाह देंगे? वास्तव में ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मोहित जी। आपको अपने परिवार की ज़रूरत देखनी है, आपका बजट देखना है। यदि आपको लगता है कि आपको जल्दी मकान चाहिए, आपके परिवार की ऐसी ज़रूरत है, घर में हमें एक विवाह करना है या फैमिली एकदम ग्रो हो रही है, तो आप रेडी टू यूज प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। लेकिन वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी महंगी पड़ती है जी, और आपका बजट टाइट है, एकदम इमरजेंसी ज़रूरत नहीं है, तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन, लेकिन ध्यान रखते हुए ट्रस्टेड बिल्डर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सही हो, उसकी प्रॉपर्टी में, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सस्ती होती है और उसमें एप्रिसिएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं जी, और अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को भी आप बेटर वे में प्लान कर सकते हैं। लेकिन वही बात आती है कि इसमें विश्वास किस बिल्डर से लेना है, इसको रिसर्च करके ही आपको लेना चाहिए। क्योंकि पिछले 1 दशक में ये बहुत चीज़ें बदल गई हैं, जैसे पीछे घटनाक्रम हुए हैं, और बहुत जो सेंटीमेंट्स हैं बायर्स के, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि रेडी टू मूव इन ही खरीदा जाए। बात सही है, लेकिन रेरा के आने के बाद चीज़ें बदली हैं, बिल्डर्स ने भी अपने काम तरीकों में चेंजेस करे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं कुछ बिल्डर्स तो हो सकते हैं, लेकिन हमेशा जिसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हो, 10 साल से 20 साल से काम कर रहा हो, उस बिल्डर पे विश्वास करते हुए यदि आप मकान अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं तो मेरी समझ से उसमें एप्रिसिएशन आपको ज़्यादा मिलता है। काशीपुर शहर के मद्देनजर कौन कौन सी एमिनिटीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जब आप डिसीजन लें घर खरीदने का? मोहित जी, आपको आज तो गेटेड सोसाइटीज़ का ज़माना है, आपकी सिक्योरिटी, आपकी फैमिली की, बच्चों की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घर खरीदते समय सबसे पहले देखना है कि हमें कहाँ पे गेटेड सोसाइटी हमें मिल रही है, क्या सिक्योरिटी है, कितनी चौड़ी रोड्स हैं, हमारे साथ में बच्चों के खेलने के पार्क उसमें प्रॉपर हैं, डिजाइन पार्क हैं, प्रॉपर उसमें सुरक्षा की, बच्चों के खेलने की सुरक्षा के ध्यान रखे गए हैं, स्विमिंग पूल, क्लब, जिम। आजकल तो रिक्वायरमेंट्स हमारे परिवारों की बहुत बढ़ गई हैं
क्योंकि आज हर बच्चे को वो सुविधाएं चाहिए जो टीवी में दिखती हैं, दिल्ली का हो या बम्बई का या काशीपुर का। आज फैमिली की रिक्वायरमेंट सेम है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो दिल्ली वाले हैं या बम्बई वाले हैं, तो आज सबको सब सुविधाएं चाहिए। और जब आशीष बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपको वो सब सुविधाएं एक बहुत उचित दाम में देता है, तो क्यों ना हम उन अम्यूनिटीज़ को समझें कि आज हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है और हम ले सकते हैं। तो आएँ, स्टडी करें कि हमें पावर बैकअप मिल रहा है या नहीं जी, हमें 24 घंटे वाटर सप्लाई मिल रही है नहीं, हमें कैमरों के द्वारा सिक्योरिटी है, हमारे लैंडस्केप पार्क हैं, हमारा क्लब कैसा फंक्शन करता है, बच्चों के खेलने के लिए क्या हमारे साथ में इंटीग्रेटेड शॉपिंग मार्केट है या नहीं है, आसपास स्कूल, हॉस्पिटल्स, इस तरह की चीज़ों को हमें समझना चाहिए। तो हम एक बेटर हाउस और एक बेटर अपने परिवार को एनवायरनमेंट दे पाएंगे। जब लोग घर खरीदते हैं तो उनके मन में बहुत मिथ्स और मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो एज ए डेवलपर आपने लोगों के क्या मिथ्स और मिसकंसेप्शंस देखे हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है? लोग घर खरीदने से पहले सोचते हैं क्या ये उचित समय है। मेरा कहना ये है, हर समय उचित है। आपको देखना चाहिए आप कब तैयार हैं। हर समय मकान की जो कीमतें हैं या प्रॉपर्टी की कीमतें टाइम के साथ बढ़ती रहती हैं। कभी लगेगा कि 6 महीने नहीं बढ़ी, लेकिन यदि हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो मकानों की कीमतें हमेशा बढ़ती हैं। तो इसलिए आपको उस साइकिल के बारे में ध्यान ना देते हुए सिर्फ अपने बजट को देखना चाहिए। यदि मेरा आज बजट है तो आज ही मकान खरीदें, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने पहले भी बताया, किराया बचाएंगे, आपकी EMI है, अगर आप जल्दी खरीदते हैं तो वो आपकी लो रहती है। तो जितना जल्दी आप जीवन में मकान खरीदेंगे उतना जीवन आपके लिए आसान रहेगा। तो एवरी टाइम इज़ राइट टू बाई ए होम, ये ज़िंदगी में याद रखना चाहिए। और दूसरी बात, लोगों को डर लगता है कि आज मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, क्या कल रेट गिर तो नहीं जाएंगे। तो एक अच्छी बात आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आशीष बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हम लोग गारंटी देते हैं, आजीवन की गारंटी है। जितने में मकान लिया है उतने पैसे आप कभी भी वापस ले सकते हैं। जनरली सबका अप्रिसिएशन होता है, कोई पुराने रेट में मुझे देता नहीं है, लेकिन एक कम से कम गारंटी आपको मिलती है। तो बिना डरे आप मकान खरीद सकते हैं और हर टाइम राइट होता है। आशीष जी, लोग कहते हैं सस्ता घर अच्छा होता है। हाँ, ये सस्ता घर अच्छा होता है, वो तो सस्ता रोए बार बार। हम लोग सस्ते और अच्छे में बैलेंसिंग करनी चाहिए। हमें अपना बजट तो जरूर देखना चाहिए, आगे अपने बजट से ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन कुछ आपको कोई लुभाव देकर, प्रलोभन देकर कि यहाँ मकान तो 40 लाख का है, इतनी बड़ा मकान 20-25 लाख में मिल जाएगा, तो उसमें क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, लोकेशन, फ्यूचर एप्रिसिएशन, बाकी क्या सेफ्टी एनवायरनमेंट है, इन सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करके तब हम डिसाइड करते हैं कि ये सस्ता है, क्या वो महंगा है। तब हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आज सस्ता खरीद कर आज में 2 साल बाद, 5 साल बाद आपको परेशानी महसूस हो। कभी ऐसा हुआ है कोई कस्टमर आया कि उसने ले लिया, जैसे आप जानते हो? ऐसे बहुत से कस्टमर आते हैं कि उन्हें लगता है कि इन्होंने जो अनप्लान्ड या जो कि अप्रूव्ड कॉलोनियाँ नहीं है, नए छोटे डेवलपर्स होते हैं स्मॉल स्केल, उनसे मकान ले लिया और मकान लेने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके मकान में कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी ख़राब है, या उनकी रोड की अप्रोच अच्छी नहीं है, या जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो फैमिली के लिए बहुत कंड्यूसिव नहीं है जी। तो आज उस मकान को जितने में उन्होंने खरीदा उससे भी कम रेट में बेचकर वो हमारे यहाँ प्रोजेक्टों में मकान लेने आते हैं। तो वाकई में मुझे भी लगता है कि यदि उस समय उन्होंने वो 2-4 लाख शायद नहीं बचाए होते तो आज 10-20 लाख में फ़ायदे में होते। प्रॉपर्टी के लीगल वेरिफिकेशन और लीगल एस्पेक्ट्स पर कैसे गौर करें और कैसे उसको वेरीफाई करें, वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो चेक करनी चाहिए? भाई, ये पुराने अनुभव से भाई आज कहीं ना कहीं बहुत से प्रोजेक्ट लीगल हिंड्रेंस में फंसे हैं। तो ये अच्छी बात, सरकार ने इसके प्रति, सरकार भी आज की तारीख में बहुत कंसर्न है। तो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए क्या वो प्रोजेक्ट प्राधिकरण या प्रॉपर अथॉरिटी से अप्रूव्ड है या नहीं है, रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं है, रेरा की वैलिडिटी है या नहीं है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, यदि आपका प्राधिकरण या जो कंसर्न अथॉरिटी है उससे अप्रूवल है, रेरा से रजिस्टर्ड है, हाँ, साथ में कुछ नेशनलाइज्ड बैंकों से यदि वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो, तो आप ये माने कि 99% उसका लीगल वेरिफिकेशन हो गया है और आप उस प्रोजेक्ट में आंख मूंद कर जा सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए बाकी चीज़ों को चेक करना इतनी जानकारी नहीं होती है, लेकिन तब भी क्या चेक करें, जो आप बिल्डर से मांगे
क्या उसके पास रेरा का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसका अप्रूवल मैप, बैंक से अप्रूवल का लेटर, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि उस प्रॉपर्टी का क्लियर टाइटल उस बिल्डर के पास है या नहीं है। वो जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई लीगल कोई केस या कोई उसके पास ऐसा आने वाले समय में कोई केस ना चल रहा हो जो आपकी प्रॉपर्टी को हिंड्रेंस कर ले। तो इसे वकील की एनईसी, जनरली हर बैंक एनईसी लेता है, लेकिन आप भी बिल्डर से मांग सकते हैं। यदि इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आने वाली परेशानियों से आप बच सकते हैं। और रेपुटेड बिल्डर से यदि आप चीज़ें खरीदते हैं जिसने ऑलरेडी ये चीज़ें पूरी करी हैं, तो मैं 99% बल्कि 100% हम चीज़ों से मुक्त रह सकते हैं। आशीष जी, पहली बार जो होम बायर्स हैं, क्योंकि वो पहली बार घर खरीद रहे हैं, तो कुछ गलतियां भी कर जाते हैं। वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए और उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? वाकई में मकान खरीदना एक जीवन का बहुत बड़ा डिसीजन है। तुम जो फर्स्ट टाइम बायर है उनके लिए मेरा एक सिंपल सा एक वो रहता है कि आप रिसर्च करो, देखो, समझो, फिर खरीदो। जी, इम्पल्स बाइंग नहीं करनी है कि कोई आया, मेरा परिचित था, उसने कह दिया, उसने वहाँ मकान लिया तभी खरीद लिया। आप जाइए, देखिए, 4 प्रोजेक्ट देखिए, उस बिल्डर की रेपुटेशन को देखिए, तब आप खरीदिए। दूसरी बात, अपने बजट के हिसाब से खरीदिए। यदि आज आपकी पॉकेट 50 लाख के मकान को अलाउ करती है तो 50 लाख का मकान खरीद लीजिए। लेकिन दूसरों की देखा देखी मैं भी 1 करोड़ का मकान ले लूं जी, और कल आप फैमिली की नीड्स को फुलफिल ना कर पाए, तो बजट का ध्यान रखें। अपनी लोकेलिटी की, मुझे मेरे दोस्त ने यहाँ मकान लिया इसलिए मैं ले लूँ, अपनी ज़रूरतों को भी सोचें। आपका वर्किंग प्लेस कहाँ है, आपके बच्चों का स्कूल कहाँ है, यदि उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छा मकान अच्छे बिल्डर से ले पाएंगे। तो वही बात, इम्पल्सिव बाइंग नहीं, समझो, देखो, परखो, फिर खरीदो। फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए आपकी क्या एक फाइनल सीख जो वो जरूर याद रखें? मैं जो होम बायर्स हैं उनके पास एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जितना जल्दी प्लान करेंगे उतना जीवन में आसानी रहेगी। डरे नहीं, अच्छे बिल्डर के पास जाएं, मकान को जांचें, परखें, बिल्डर को जांचें, परखें और मकान लें। आज बहुत एनवायरनमेंट बदल चुका है, सरकार भी अपने बिल्डर्स की सुरक्षा के लिए, अपने कस्टमर्स की सुरक्षा के लिए लगातार अग्रसर है, तो खरीदना चाहिए। और एक बात और मोहित जी मुझे बार बार मिस कर जाती है कि आज जो हमारा जो मिडिल इनकम ग्रुप है, मैं हमेशा एडवाइस देता हूँ मकान खरीदते समय यदि आप लोन लेते हैं तो जो प्रिंसिपल हमारा पेयर है उसको अपना लोन इंश्योर जरूर कराना चाहिए, इंश्योरेंस कराना चाहिए। जरूर कराना चाहिए। यदि कल कोई भगवान ना करे वो मिसहैप हो जाती है तो उसकी फैमिली पे वो बर्डन नहीं पड़ता है। क्योंकि मैंने देखा है कि जिन लोगों का लोन नहीं हुआ और लोन हुआ है और उनके साथ व्यक्ति नहीं रहा, तो वो फैमिली कहीं ना कहीं, क्योंकि इनकम का सोर्स बंद हो जाता है, कैसे लोन रिपे करे, एक परेशानी होती है। तो मैं समझता हूँ कि आज क्योंकि जो आप इंश्योरेंस कराएंगे वो आपकी ईएमआई में बैंक जोड़ देता है, तो आपको पता नहीं लगेगा 500, 700, 800 रुपये की आपकी ईएमआई बढ़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वो सिक्योरिटी और सेफ्टी देता है। इसलिए डरे नहीं, और आशीष बिल्डर एंड डेवलपर हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। कभी भी कोई बात होने पर आप आएँ और हमारे असिस्टेंट्स, हमारे एग्जीक्यूटिव भी आपकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू। और हमारे दर्शकों के लिए ये हमारी सीरीज की बस शुरुआत है, और आगे भी हम अपने दर्शकों के लिए और भी ढेर सारी जानकारी लाते रहेंगे। और नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज कैसे आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। सो स्टे ट्यून फॉर मोर।